जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में जो हमने क्लास किया था आज उसके आगे हम करने वाले हैं। कल हमने बिहार का सामान्य परिचय किया था और करने वाले हैं इतिहास को करने वाले हैं। बिहार का जो इतिहास है आज हम उसको करने वाले हैं। तो ये बीपीएससी टीआरई का जो क्वेश्चन है, ये सचिन सर का जो बुक है बिहार स्पेशल का जो है बिहार, जिसमें केवल आपको बिहार का ही प्रश्न मिलेगा। आज हम उसमें का इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया था, ये सामान्य परिचय जो है इसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री के जो कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आज हम उसको देखने वाले हैं। फिर जब हिस्ट्री ख़त्म होगा उसके बाद एक एक करके हम सब पढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न में। हिस्ट्री में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न यह है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। यानी बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासरी से, फिर ताज उल मासिर से, तारीख ए मुबारक शाही से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये तबकात ए नासरी से। यानी बिहार पर बख्तियार खिलजी के जो हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा तबकात ए नासरी से। देखिए इसमें दिया हुआ है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में मिलता है। तब मिन्हाजुद्दीन की पुस्तक जो है क्या है, उसका नाम है तबकात ए नासरी। इस पुस्तक में खिलजी के 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले और वहाँ का पुस्तकालय को जलाने का उल्लेख है। यह हमला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीन संस्कृति है। यानी बताना है कि बिहार के चिरांद नामक स्थान की प्राचीन संस्कृति क्या है। तो प्राचीन संस्कृति को हमको बताना है। तो इसकी प्राचीन संस्कृति क्या है? ये है प्राचीन संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? डिस्कशन में कहा गया है क्या, इसको देख लेते हैं। ये रहा डिस्कशन। बिहार के चिरांद पूरा स्थल की प्राचीन संस्कृति नवपाषाणकालीन है। यह स्थल सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युगीन बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये है बिहार के बारे में बताया गया है। फिर आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। यानी जो बिहार में जो निर्वासित किया गया था, बताना है कि वो दफन कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है नालंदा में है। ये देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? नालंदा में हो जाएगा। इसका डिस्कस दिया गया है। डिस्कस को हम देखते हैं। डिस्कस में क्या कहा जा रहा है? डिस्कस में है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर ने निर्वासित किया था, बिहार के नालंदा जिले के बिशबाकपुर में दफन है। यह स्थान कश्मीर और बिहार के ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। उनकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है और ऐतिहासिक महत्व रखती है। यानी उनका जो कब्र है वो क्या है? ऐतिहासिक महत्व को रखती है। अगला प्रश्न यह है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष स्थान कहाँ हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? यानी मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है? एक मिनट, थोड़ा नया है रिकॉर्डर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पावापुरी में। यानी महावीर को मोक्ष की प्राप्ति मिली थी पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है, जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। पावापुरी में जल मंदिर और थल मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्थल हैं, जो महावीर जी की
स्मृति को समर्पित है। यहाँ महावीर जी ने 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति की थी। पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उनकी। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बख्तियार खिलजी। बिहार का जो मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उनकी विजय ने बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत की और इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। तो ये बख्तियार खिलजी के विषय में है। इसमें कूट दिया हुआ है, एक कूट दिया हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं छोटा ही। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों? मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो है क्या है, विद्या केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में, और हो जाएगा ये धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर का महत्व रहा था। अब हम देख लेते हैं इसको जूम करके। सही उत्तर 2, 3, 4 है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण रहा है। विद्या केंद्र के रूप में बिहार शरीफ क्षेत्र उदंतपुरी बिहार के प्रमुख प्राचीन शिक्षा और बौद्ध ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ क्षेत्र स्थानीय प्रशासनिक गतिविधियों और सत्ता संचालन के लिए भी अहम था। धार्मिक केंद्र के रूप में यहाँ सूफी संत मखदूम शाह शरीफ उद्दीन की दरगाह मौजूद है, जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। बिहार के प्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से है? बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेर का संबंध सूफिया के किस संप्रदाय से है? तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा फिरदौसी से है। यानी बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरीफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया के संप्रदाय से है। तो क्या हो जाएगा? फिरदौसी। किससे है? तो फिरदौसी से है। फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत शरीफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से है। यह सूफी संप्रदाय अपने आध्यात्मिक ज्ञान और तसव्वुफ़ यानी सूफीवाद के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। शरीफुद्दीन मनेरी ने अपने जीवन में इस संप्रदाय के सिद्धांतों को अपनाया और अपने अनुयायियों को भी मार्गदर्शन दिया हुए था। आगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। वे प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार भी थे। यानी सच्चिदानंद सिन्हा जो थे क्या थे? वो प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे और पत्रकार भी थे। उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर सिन्हा भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे और उनके प्रयासों ने बिहार के विकास और पहचान को एक नई दिशा दी थी। तो किनके बारे में कहा जा रहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कहा जा रहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। तो क्या आ जाएगा? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। प्रांतीय राजधानी शेर शाह। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार शरीफ से राजधानी को पटना स्थानांतरित किया। शेर शाह सूरी ने पटना को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक
और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जिससे यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से और भी समृद्ध हो गया। तो क्या गया, पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह सूरी बनाया था। आगे है 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1632 ईस्वी में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये बताना है। तो देखते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। 1632 में क्या हो जाएगा, 1632 में जो कंपनी स्थापित किया गया था वो क्या था? वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यह फैक्ट्री पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थापित की गई थी। डचों का मुख्य व्यापार चीनी, सोरा, सूती वस्त्र और अफीम जैसे उत्पादों में था। यह स्थान उस समय व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ये बताना है कि कौन सा है निम्नलिखित में से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोही को सिपाही बनाने का कारण नहीं था। तो क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म फैलाने के लिए अपनी कंपनी के एक अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्तों की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता यानी अधिकारी जो थे अक्षमता थे, उनकी अक्षमता को दर्शाता है। क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण क्या नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था, बाद बाकी सब कारण था। अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, जबकि विद्रोह के प्रमुख कारण ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा भत्ते की रोकथाम था। ये था हमारा उसका कारण। इतना ना बड़ा इसका आंसर दिया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 1857 के दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये बिल्कुल बात सही कहा जा रहा है। यही क्वेश्चन, यही जो है क्या है, सही दिया हुआ है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों ने अंग्रेजों से मदद की, पैसों से नहीं, पैसों से नहीं, दोनों से मदद की थी। तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, हथुआ के महाराज और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों से मदद किया था। 1857 के दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, विरोध नहीं, उनका सहयोग किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1857 देखते हैं इसको। 1857 के विद्रोह के दौरान दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने ब्रिटिश सरकार को जन धन दोनों से सहायता प्रदान की थी। यह विद्रोह को दबाने और ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला योगदान था। यानी दोनों से, पैसा से भी और सैनिक से भी। यानी ब्रिटिश उस समय से सेना था, ब्रिटिश जो 1857 की क्रांति में जो भारत के बहुत सारे जो लोग खिलाफ हो गए थे, लड़ रहे थे, उनको क्या किया था, उनको अंग्रेज़ों को ये क्या किया था, सहयोग किया था। हाँ, दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजा जो थे, यानी गद्दारी का काम किया था भारत के साथ। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे। बाबू कुंवर सिंह, ये सी नंबर आंसर। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। वे लगभग 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने अपने
साहस और राजनीतिक कौशल से जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और विद्रोह की एक नई दिशा दी। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनीय कबीले के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। तो ये बाबू कुंवर सिंह थे, जो 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से टक्कर लिए थे। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हुआ था? तो उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। और जब ये मर गए थे तो इनके बिहार में जगदीशपुर से जो नेतृत्व किए इनके भाई अमर सिंह कर रहे थे। इनके मरने के बाद अमर सिंह किए नेतृत्व। तो इनका मृत्यु कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का मृत्यु 9 मई 1858 को मृत्यु हुआ था। आयोग के अनुसार इनका निधन 9 मई 1858 को हुआ है, किंतु विभिन्न स्रोतों में इनका निधन 26 अप्रैल 1858 को होने की जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया और अंत तक अजेय रहे। वह गुरिल्ला युद्ध कला में के विशेषज्ञ थे, यानी गुरिल्ला युद्ध भी करते थे छुप छुप के। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये बाबू कुंवर सिंह थे, जो उनका जो निधन हुआ। आयोग जो मानता है 9 मई 1858 को मानता है, लेकिन अगर कहीं किताब के स्रोत में देखा जाए तो 26 अप्रैल को क्या होता है, इनकी मृत्यु हुई 26 अप्रैल को। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के शासक थे। वे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके सेनापति हरि किशन दोनों ने उनकी सहायता की थी, यानी कुंवर सिंह की सहायता किए थे उनके भाई और उनके सेनापति जो थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किया, यानी जगदीशपुर में कब आए कुंवर सिंह? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट किए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। 22 अप्रैल 1858 को 22 अप्रैल 1858 को आए यहाँ पे, और 23 अप्रैल को युद्ध लड़े। 23 अप्रैल को अंग्रेजों को हरा दिया, इसलिए 23 अप्रैल को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में प्रवेश किया। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अद्भुत और साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उनकी अंतिम लड़ाई 22 अप्रैल 1858 को हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित किया और जगदीशपुर किले से ब्रिटिश झंडा हटाकर स्वतंत्रता का प्रतीक स्थापित किया था, यानी ब्रिटिश झंडा को हटा दिए और स्वतंत्रता का प्रतीक स्थापित किए थे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसको कब स्वीकार किया गया था? इसको जो स्वीकार किया गया था 1885 में। 1885 में इसको स्वीकार किया गया था। बंगाल और बिहार के भूमि किराएदारों के द्वारा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। 1885 बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में पारित किया गया। 1885 में पारित किया गया था, जिसने बंगाल और बिहार में किराएदारों के अधिकारों को मान्यता दी। इस अधिनियम का उद्देश्य जमींदारों द्वारा किराएदारों के शोषण को रोकना था और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था। 1873 में पबना जिले में किसानों ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे पबना विद्रोह कहा जाता है। तो पबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। इस विद्रोह के बाद 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया, जिसने किराएदारों को जमींदारी उत्पीड़न से बचाने का प्रयास किया।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो हो जाएगा चौकीदारी कर, यानी चौकीदारी करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसमें 1930 में जो है क्या है, नमक सत्याग्रह भी चल रहा था। तो उसी समय जो बिहार के लोग थे वो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन भी किए। चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया। चूँकि बिहार एक भू आबद्ध क्षेत्र था, वहाँ नमक सत्याग्रह को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन था, इसलिए लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया और आंदोलन किया। इस कर के तहत किसानों में से शुल्क लिया जाता था, जिसे गांव के चौकीदारों पुलिस की तरह को वेतन के रूप में दिया जाता था। यानी चौकीदारी कर लिया जाता था, इसलिए लोगों ने क्या किया, चौकीदारी कर का विरोध किया और आंदोलन कर दिया। उन्नीस सौ 4 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, ये बताना है। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में। तो कहाँ पे की गई थी, बिहार में की गई थी। देवघर में 1904 में गोल्डन लीग की स्थापना तथा ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, बिहार में। गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर, बिहार में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना था। इस आंदोलन के तहत लोगों को विदेशी वस्त्र और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया। भागलपुर में 1906 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य नेताओं ने स्वदेशीवाद पर व्याख्यान दिए थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान चंपारण में किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया, उनसे वहां आने का आग्रह किया था। जब 1916 में लखनऊ का अधिवेशन चल रहा था, तो उसी समय गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और गांधी जी को इन्होंने बताया था। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन ने किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो 1917 का चंपारण आंदोलन था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार के कौन कौन से नेता हैं जो महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किए थे, किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो क्या हो जाएगा, ये राजकुमार शुक्ल जो थे महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन ने किसानों को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। इन्होंने गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। यानी महात्मा गांधी को जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने प्रेरित किया उनको चंपारण आने के लिए। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? यानी राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा गांव के निवासी थे। वो मुरली भीत के नहीं थे, मुरलीधर के नहीं थे, मुरली खेर के नहीं थे, वो मुरली भीत के निवासी थे। मुरली भरावा गांव के वो निवासी थे। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। पंडित शुक्ल को सत्याग्रही बनाने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान है। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे
छद्म नामों के तहत लिखकर किस चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, सहजानंद सरस्वती भी नहीं थे, एस.एन. सिन्हा भी नहीं थे, तो वो थे पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने क्या लिखा था? उस दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे। पीर मोहम्मद मुनीस चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किसानों की दुर्दशा को उजागर किया, उनके संघर्षों को आवाज़ दी। उन्होंने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छंद नामों का उपयोग करके चंपारण के किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला था। आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। तो क्या हो जाएगा? जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम हो जाएगा हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किए थे। हुंकार पत्रिका देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्रिका किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। उन्होंने इसे पटना से हिंदी साप्ताहिक के रूप में चलाया था। यानी पटना से इस क्या किया था? हुंकार पत्रिका को हिंदी साहित्य के रूप में चलाने का काम किए थे। आगे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इधर देखते हैं, यहाँ पे दिया होगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित करना और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता को फैलाना था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसको अभी पढ़े हैं। एक कूट वाला दिया हुआ है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था? इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो इनमें से बिहार का किसान नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान नेता नहीं थे। तो ये दो व्यक्ति थे, एक और दो सही हो जाएगा। यानी स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी विद्यानंद बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। उन्होंने 1919 से 20 के दरभंगा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन दरभंगा राज्य के खिलाफ किसानों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर हुआ था। तो कौन थे किसान नेता? सहजानंद सरस्वती और स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो गया में हुआ था। 1922 का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। यह अधिवेशन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई थी। यानी इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उस रणनीति पर भी क्या किया गया था, चर्चा किया गया था। आगे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पे रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। यह अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने की थी। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर को आर.एन. मधोलकर कहा जाता है। आर.एन. मघोलकर कहा जाता है। आर.एन. मघोलकर कहा जाता है। मौलाना मजहरूल हक का स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना मजहरूल हक क्या थे? वो समिति के सदस्य भी थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? जी.के. गोखले, श्री दीपनारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो किसके प्रयत्न से? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में। किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दीपनारायण सिंह के सहयोग से हुआ था। यानी दीपनारायण सिंह के सहयोग से हुआ था। दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यह अधिवेशन बिहार के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण घटना थी। बिहार के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना था। कौन सा आंदोलन? तो ये जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। कब हुआ था? 1909 में। हुआ था। कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा प्रश्न दिखाया जाए। दिखाई दे रहा होगा, बताइएगा आप लोग। आगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कौन वकील थे जो असहयोग आंदोलन जब चालू हुआ था उस समय वकालत को छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सहजानंद सरस्वती थे या राजकुमार शुक्ल थे? तो कौन व्यक्ति थे? तो वो जो व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद जो है अपनी वकालत को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत को छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के समय। बाद बाकी ये सब लोग भी वकील ही थे, कुछ किसान नेता भी थे, बट क्या थे, ये राजेंद्र प्रसाद जो थे वकालत को छोड़ दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रसिद्ध वकील डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी तथा उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वे एक कुशल वकील, पत्रकार और विद्वान थे। उन्होंने 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी तो क्या थे, उनको पता था कि अंग्रेज़ को किस तरह हराना है। जीत होगी ये पता था, लेकिन उनको ये भी पता था कि गांधी जी को किस तरह से अंग्रेज़ को हराना है, ये गांधी जी को अच्छी तरह से पता था।
1920 के असहयोग आंदोलन 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में यह मान्यता प्रचलित थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। यह आंदोलन सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था और गांधी जी का नेतृत्व लोगों के बीच गहरी प्रेरणा और विश्वास पैदा करता था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार, फिर से पढ़ते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। सरकार के राजस्व में भारी कमी यानी उनकी जो शराब का जो कंपनी था वो नहीं चल पा रहा था, भारी कमी आ गया। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे और उस प्रदेश का नाम बताइए, यानी कौन सा प्रदेश है जो शराब को पीते थे, ये आपको बताना है वो कौन सा प्रदेश है। तो वो जो प्रदेश था कौन था? आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और गुजरात। तो वो कौन सा प्रदेश था? तो वो प्रदेश था बिहार, यानी बिहार में लोग शराब पीना शुरू कर दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार सरकार ने शराब से परहेज को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण राजस्व में भारी कमी का सामना किया। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे, ताकि लोगों को पुनः शराब पीने के लिए प्रेरित किया जा सके, यानी लोग को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित, यानी कुछ जो गांधी जी के सहयोग से, यानी गांधी जी जब समझाए थे तो लोगों ने क्या किया, शराब पीना शुरू कर दिया, बंद कर दिया था। लेकिन फिर अंग्रेज़ के जब फैक्ट्रियों में भारी गिरावट आई तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार करने लगा और लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने लगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय क्या किया था, पटना कॉलेज को छोड़ दिए जबकि परीक्षा के 20 दिन बचे हुए थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ था और असहयोग आंदोलन के दौरान वो छोड़ दिए और क्या किया, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, यानी उन्हीं को जेपी कहा जाता है, ने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचा हुआ था। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्थानों का बहिष्कार किया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान था। यानी जब वहाँ से छोड़ करके आए तो क्या किया, गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित स्थानों का बहिष्कार किया और बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान था उसमें भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेपी सेन। तो कौन किए थे बिहार में किसानों का नेतृत्व? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद जो थे कृषकों का नेतृत्व किए थे। स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों के हितों के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने कृषकों को संगठित किया और उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विद्यानंद बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। उन्होंने 1919-20 के दरभंगा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो थे महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो थे महादेवलाल सराफ।
महादेव लाल सराफ थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। वे भागलपुर के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी महादेव लाल सराफ जो कि गांधी जी के विचार से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। 1930 में उन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया जिसमें खादी का उपयोग, चौकीदारी, कर का बहिष्कार और नशीले पदार्थों के खिलाफ संदेश जैसे महत्वपूर्ण पहलू थे। यानी असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें खादी का उपयोग किया गया था, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। चौकीदारी कर का विरोध तो किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में किया गया था। और क्या गया था, नशीले पदार्थ जो भी था उसको संदेश और महत्वपूर्ण पहलू, उसमें और बहुत सारे पहलू थे जो शामिल थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में किया गया था। कहाँ पे? हजारीबाग में किया गया था। वह सम्मेलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था? ये जो है सम्मेलन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। यह सम्मेलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छात्रों को संगठित और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। यानी ये जो सम्मेलन था इसमें क्या किया गया था? इसमें जितने सारे छात्र थे उन सभी को संगठित करना और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग हुआ था। कब हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो अभी बताए हैं 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छात्रों को संगठित करने और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुआ था। इस अधिवेशन में छात्रों को स्वदेशी वस्त्र अपनाने, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था, ताकि वो असहयोग आंदोलन में खूब भारी मात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले सके। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज़ाद दस्ता जो है बिहार में कब सक्रिय रहा था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसी समय क्या हुआ था? आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता बिहार में अगस्त क्रांति 1942 के दौरान सक्रिय रहा। यह भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन में बिहार के युवाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध किया था। आज़ाद दस्ता एक गुप्त संगठन था जो सरकारी संपत्तियों पर हमले, संचार व्यवस्था को बाधित करने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। तो आज़ाद दस्ता ये क्या था? ये एक गुप्त संगठन था जिसमें सरकारी जितने सारे संपत्ति थे उस पर हमला करते थे और उनकी संचार व्यवस्था को बाधित करते थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल और इधर ऑप्शन है और बंकिम चंद्र मित्र। तो बिहार में क्या किए थे? बिहार में जो है किसका नेतृत्व? बिहार में स्वराज दल का जो गठन किए थे, कौन किए थे? बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे। बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी।
बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। वे इस दल के प्रमुख नेता बने और आगे चलकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। यानी श्री कृष्ण सिंह जो तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना सावन का कल है जो लास्ट सोमवारी है, इसकी वजह से वो साउंड बजा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बिहार में स्वराज दल की शाखा के पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार में स्वराज दल के शाखा के पहले अध्यक्ष और नारायण प्रसाद, पहले सचिव अब्दुल बारी थे। पहले अध्यक्ष जो थे कौन थे? नारायण प्रसाद, और सचिव जो थे अब्दुल बारी थे। किसका? तो बिहार में स्वराज दल के। इस दल का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। यानी स्वराज दल का जो उद्देश्य था कि विधानसभा में जितने सारे विधानसभा जो है बिहार में, वहाँ पे पहुँच करके और जो भी ब्रिटिश सरकार जो अपना नीति बना रहे हैं उसका विरोध करना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत कठोर नीतियाँ बनाती थी, जिससे बिहार में चाहे भारत में रहने वाले जो भी लोग थे उन पर बहुत जुल्म होता था। इसलिए ये लोग चाहते थे कि वहाँ पे जा कर के अपना पार्टी बनाएं और पार्टी स्वराज दल बनाएं और जा कर के विधानसभा में उसका विरोध करें। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यानी बिहार का कौन सा वह व्यक्ति है जो 1928 में, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ भगत सिंह। तो बिहार का कौन सा व्यक्ति था जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जाकर के भाग लिया था? तो वो हो जाएगा फणींद्र घोष। फणींद्र घोष जैसे वहाँ पे जा कर के भाग लिए थे। फणींद्र घोष एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली में हुई थी। यह संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही नया रूप था। यानी हिंदुस्तान एसोसिएशन जो था, रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी का नाम बदल करके नया नाम रख दिया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यह संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही रूप था, जिसे 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने बनाया था। यानी इसको 1924 में बनाया गया था, किसके द्वारा था? राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये रख दिया गया बाद में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख और दादा भाई नौरोजी। तो सन 1921 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किए थे वो कौन किए थे? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार समाजवादी पार्टी के गठन की स्थापना किया था फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1931 में। यह पार्टी उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक क्रांतिकारी पहल थी, जिसका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और समाजवादी मूल्यों की स्थापना करना था। बिहार में इस पार्टी ने समाजवाद की नींव रखी, जो आगे चलकर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के आंदोलन का आधार बनी थी। तो ये है बिहार के बारे में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये बताना है कि किस अधिनियम के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना था। तो बिहार जो है अलग राज्य बना था भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना था। 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम
1935 को बिहार को जो क्या किया गया, अलग कर दिया गया। 1935 के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया, अलग किया गया, जिससे बिहार एक स्वतंत्र प्रांत राज्य बना। बिहार को अलग राज्य बनाने का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देना था। बिहार पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था, बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। लेकिन बाद में 1936 में क्या किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग कर देगा। फिर बिहार को क्या किया गया, 2000 ईस्वी में क्या किया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से फिर अलग कर दिया गया। फिर झारखंड को बिहार से तोड़ करके एक अलग राज्य बना दिया गया। तो बिहार को हमेशा तोड़ा गया है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930, 1931, 1934, 1939। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। यह पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बिहार इकाई थी। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने की थी। बिहार में इस इकाई की स्थापना का उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार। यानी इसका उद्देश्य था क्या कि समाजवादी जो है, कांग्रेस के भीतर जो समाजवादी हैं उनका विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1921, 1927, 1931, 1934। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1931 में गठित हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1931 में। किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा। यह पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय, समानता और किसान मजदूरों के अधिकारों की रक्षा। यह पार्टी आगे चलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी आंदोलन से जुड़ गई थी। यानी ये जो पार्टी थी आगे चल करके क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी आंदोलन से जुड़ गई थी। कौन सी पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसका गठन 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। तो 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था उसका सदस्य कौन था, सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण। उसका जो सचिव थे जयप्रकाश नारायण सचिव थे। किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव के रूप में चुने गए थे। जयप्रकाश नारायण इस समय समाजवादी आंदोलन के उभरते नेता थे और उन्होंने बिहार के संगठन को मजबूती दी थी। यानी उस समय नए उभरते हुए नेता थे जो बिहार पे क्या किए थे, आंदोलन को, बिहार के संगठन में क्या किए थे, बहुत ही मजबूत योगदान दिए थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेठ बेगारों पर, खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी। क्या चीज़ पर रोक लगाई थी? तो वो रोक लगाई थी बेठ बेगारों पर। बेठ बेगारों पर क्या किए थे? ये छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगा दी थी। बेठ बेगार, देखते हैं कि बेठ बेगार क्या है। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने बेठ बेगारों पर रोक लगाई थी। यह मुफ्त और जबरन श्रम है जो जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आदिवासियों से लिया जाता था। यानी बेठ बेगार जो है ये क्या था, ये अधिनियम जो था ये क्या ज़बरदस्ती जो है जमींदार जो क्या करते थे, ब्रिटिश अधिकारी और जमींदार क्या करते थे, जबरन श्रम लेते थे। किससे? आदिवासी जो थे उससे।
इसे मुख्य रूप से आदिवासियों के शोषण को रोकने और उनके भूमि व श्रम अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिया गया था। इसको लिया गया था क्या है कि आदिवासी के शोषण को रोकने और उनके भूमि व श्रम अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो हुआ था पारित, वो कब हुआ था? 1908, 1902, 1990, 1975। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1990 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1990 में पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को सन 1908 में पारित किया गया था। यह अधिनियम छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे कानून ने गैर आदिवासियों के आदिवासी भूमि खरीदने या हड़पने से रोक दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य खुटकट्टी भूमि व्यवस्था और पारंपरिक भू अधिकारों को संरक्षित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या है? खुटकट्टी भूमि व्यवस्था और पारंपरिक भू अधिकारों को संरक्षित करना था। बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार की चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1932, 1942, 1798, 1784। तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो इनमें कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो बिहार का चौरी विद्रोह शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, ये ई ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ है? देखते हैं डिस्कशन में क्या दे रहा है। चौरी विद्रोह कि चुआर विद्रोह होगा? चौरी विद्रोह ही होगा। देखते हैं। बिहार की चौरी विद्रोह पलामऊ क्षेत्र में स्थित चौरी गांव में हुआ था। इस विद्रोह का सटीक वर्ष इतिहासकारों में भिन्न भिन्न रूप से मिलता है, यानी इसका एक्यूरेट डेट इतिहासकार को नहीं मिलता, लेकिन इसे आमतौर पर 1819 और 1812 के आसपास माना जाता है। यह एक आदिवासी विद्रोह था जिसमें कोरवा, उरांव और अन्य जनजातियों ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदार अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। तो बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था? उसका कोई एक्यूरेट डेट नहीं है। 1819 से 1812 के आसपास ही हुआ था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो नील की खेती का कितना भाग? तो 3/20, यानी 3/20 भाग पर क्या होती थी? नील की खेती। यानी 20 कट्ठा में क्या किया था? 3 कट्ठा में 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। तीन कठिया प्रणाली बिहार में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नील की खेती प्रणाली थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि से 3 कट्ठा प्रति 20 कट्ठा पर नील खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण और शोषणकारी थी, क्योंकि किसानों को उसकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करनी पड़ती थी। उसका मुनाफा बहुत कम मिलता था। इसी अत्याचार के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। यानी इसी के खिलाफ महात्मा गांधी क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह को चलाए थे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन ही, फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को और कराएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें।